रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि मौखिक बंटवारा का वैल्यू होगा, ये चीज़ उसमें क्लियर नीचे लिखा हुआ है, नीचे शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि मौखिक बंटवारे का वैल्यू तभी होता है जब आपके सभी पाटीदार की सहमति उस पे हो, और उस सहमति के आधार पर अभी वर्तमान में आपको सहमति पत्र बनाना पड़ेगा कि हम लोगों का ये ऐसा ऐसा बंटवारा है जो पूर्व में किया गया था मौखिक रूप से, अभी हम लोग इस पे सहमत हैं, और उस बंटवारा को आप लोग जो शेड्यूल जिसको बोलते हैं उस शेड्यूल के अनुसार बनाकर सभी पक्ष का साइन करके, और गांव के जो पंच वगैरह होते हैं जिसको उपस्थिति में आप लोग देखते होंगे कि गांव का समाज का काम होता है, तो वैसे लोगों की कम से कम 3 लोगों की गवाही के तौर पर साइन करवा कर आप वहां पर शेड्यूल पेश कर सकते हैं। उस शेड्यूल के आधार पर आपका नया सर्वे जो खतियान बनेगा उसके आधार पर बन सकता है। तो सिर्फ मौखिक बंटवारा करके और बिना किसी साक्ष्य के अगर आप बोलेंगे कि ये मौखिक बंटवारा हो चुका है तो उसके आधार पे काम नहीं होगा, वो सरकार उसकी मान्यता नहीं देती है। मौखिक बंटवारे का शेड्यूल भी होना चाहिए, शेड्यूल बनाइए और उस पर सभी की सहमति होना चाहिए, हर एक पक्ष उस पर सहमत होने चाहिए, सभी की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर हुआ होना चाहिए। अगर सभी लोग सहमत हैं तो उस सहमति के आधार पर नया खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। तो साथियों, आपने समझा, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं जो आपने पेपर में देखा है, लेकिन सर ने आपको बताया है कि लिखित तौर पर आपको देने होंगे। सर यहाँ पर समझना है कि जो ये शेड्यूल होता है सर, ये क्या होता है और लोग अगर बनाना चाहे तो इससे किस प्रकार बना सकता है? शेड्यूल जो है वो बंटवारा का एक फॉर्मेट है। वो किस के, जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है और पूर्वजों की मृत्यु हो गई है और अभी आपके कई वंशज हैं, तो सभी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, जो आप लोग ज़मीन का बंटवारा करके रह रहे हैं, जोतकोर कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे उतारना है। और पेपर पे उतारने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आपके जो पूर्वजों के नाम पे जितनी ज़मीन है वो लेफ़्ट साइड में आप उसका एक कॉलम बना दीजिएगा कि पूर्वज का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था और उनके पास इतनी सारी ज़मीन थी। उसमें आपको लिखना है खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा और उसकी चौहद्दी। चौहद्दी आप लिख सकते हैं जो आपका पेपर पे दर्ज है उस अनुसार भी लिख सकते हैं या वर्तमान के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक साथ उतार दीजिएगा कि आपकी टोटल ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पे कितनी थी। अब बात आती है कि उस ज़मीन का बंटवारा कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया या कितने लोगों के बीच में बंटवारा किया गया है। तो वो सारे लोग जिनके बीच में बंटवारा किया गया है वो मद वाइज नंबर अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा। जैसे मद नंबर 1 में एक आदमी का नाम रहेगा, एक पक्ष का नाम रहेगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा पक्ष जिसके बीच में उसका बंटवारा हुआ है तो मद नंबर 2 लिख के उनका नाम लिख दीजिए, उनके पिता का नाम लिख दीजिए, मद नंबर 3। इस तरह से जितने लोगों के बीच में बंटवारा करना है आपको उतना कॉलम बनाकर ऊपर में उनका नाम अलग अलग दर्शा दीजिए। और नाम दर्शाने के बाद जो आपका बंटवारा है, जो ज़मीन कुल ज़मीन है, उस ज़मीन में ज़मीन का बंटवारा एक्चुअल में 2 तरह से होता है। एक तो यह है कि जैसे एक प्लॉट है और एक ही प्लॉट में अगर 4 भाई हैं तो उसको 4 पार्ट में कर दीजिए और 4 पार्ट में करके उसको अलग अलग हिस्सा दर्शा दीजिए। कुछ बंटवारा ऐसा भी लोग करते हैं कि प्लॉट वाइज बंटवारा कर लेते हैं, जैसे कि 4 प्लॉट आपके पास है और चारों भाइयों को एक एक प्लॉट अलग अलग दे दिया जाता है। तो ये बंटवारा करने का अलग अलग तरीका है। आपका बंटवारा जिस भी आधार पे हुआ है, या तो एक ही प्लॉट में पार्टीशन हुआ हो या फिर अलग अलग प्लॉट का बंटवारा हुआ हो, प्लॉट वाइज बंटवारा जिसको बोलते हैं, तो वो आपके नाम के नीचे जिसको जितना हिस्सा मिला है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर और उसका रकबा और उसकी चौहद्दी, ये चारों चीज़ दर्ज करना है। मद नंबर 1 में उनको जितना भी हिस्सा मिला हुआ, जो भी खाता संख्या है, जो भी खेसरा संख्या है, उसका जो रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है वो वहाँ पर दर्ज करेंगे। उसी अनुसार फिर मद नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा, फिर उसी अनुसार अगर मद नंबर 3 है तो वैसे दर्ज करेंगे और आगे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जितने भी लोगों के बीच में, जितने पक्षों के बीच में बंटवारा किया गया है सभी का उस पर अलग अलग मत में नाम लिखकर दर्ज किया जाएगा। नीचे में सभी की सहमति हेतु आप लोग साइन करवाएंगे। जितने पक्ष के बीच में उन लोगों का बंटवारा आप लोगों का हुआ है, मद नंबर के हिसाब से जितने भी मद हैं वो सारे लोग उस पर सहमति का साइन करेंगे और उस सहमति के साइन से ये जाहिर होगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी सहमति से ये बंटवारा किए हैं और बंटवारा के उपरांत जो शेड्यूल आपका बना है उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काम कराना चाहते हैं। उसकी सत्यता की जांच के लिए
गांव के जो पंच वगैरह होते हैं उनसे भी आप लोग 2-3 लोगों से गवाह के तौर पे साइन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप लोग 5 भाई हैं, 5 मद उसमें बनाए और मद वाइज बंटवारा कर लिए, एक भाई को कुछ ज़रूरत पड़ी और वो बाहर चला गया, वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हो सकता है वो भाई का साइन वो सही में किया है या उसका साइन किसी और के द्वारा कर दिया गया है, ये संशय की स्थिति बनती है। ऐसी संशय की स्थिति बनने के लिए जो आपके गांव के समाज के जो पंच होते हैं, जो गवाही के तौर पर जिनकी उपस्थिति में आप लोगों का बंटवारा हुआ है, जिनके उपस्थिति में आप लोग बैठ के सारा अपना बंटवारा किए हैं, तो वैसे लोगों का उस पर हस्ताक्षर 2-3 लोगों का करवा दीजिए ताकि ये सत्यापित हो जाए कि उनकी उपस्थिति में ये बंटवारा किया गया है। और अगर वो सत्यापित कर देते हैं, इसका मतलब कि 5 अगर भाई हैं आपके, 5 मद है उसमें, तो पांचों भाई वहाँ पर उपस्थित थे तभी बंटवारा हुआ है, एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को भाई अगर कोई उस पर संशय की स्थिति बनती है तो उसका अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाते हैं, नहीं तो जितने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है सभी लोग अगर उपस्थित होकर वहाँ पर ये वेरिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ हम लोग सहमत हैं, इसके आधार पर बंटवारा कर दिया जाए, तो फिर उसके आधार पर अलग अलग बंटवारा करके नया नया खतियान हर एक रैयत के नाम से अलग अलग बना दिया जाता है। तो ये शेड्यूल जो है ये एक बंटवारा नामा का फॉर्मेट है। ये किसी भी खुद से भी आप बना सकते हैं या आपके गांव के समाज के जो अमानत का काम करते हैं उन लोगों से भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी है वो खुद से भी बना सकते हैं, इसको अलग से कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं। सर काफ़ी सारे लोग अभी जो है सर्वे को लेकर वंशावली बना रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि उनके अभी पिताजी जीवित है, लेकिन उसमें क्या है कि वो दिखा देते हैं कि अपने चाहते हैं, उनके पोता है वो चाहते कि भाई पिता के जीवित रहते हुए भी मेरे नाम से हो जाएगा, तो गलत तरीके से वंशावली बना रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वंशावली बनाने के सही तरीका क्या है, किस प्रकार उसको दिखाना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, वंशावली जो आप लोग बनाएंगे तो वंशावली में सबसे पहले जो पेपर पे जिनका नाम है, जैसे आपका खतियान की बात अगर हम करते हैं कि खतियानी ज़मीन आपका है, तो पेपर में अगर आपके बाबा का नाम है तो वंशावली आपके बाबा के नाम से शुरू होगी, वो उसके ऊपर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जिनका भी नाम है वहाँ से आप शुरू करेंगे। जैसे पेपर में आपके बाबा का नाम है तो सबसे पहले जो वंशावली में नाम दर्ज होगा वो आपके बाबा का नाम दर्ज होगा और उनके पिता का नाम लिख दीजिएगा ताकि वो वेरिफिकेशन खतियान के अनुसार हो जाए कि खतियान में जो नाम लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ बाबा का नाम लिख के छोड़ देंगे तो पर बाबा का नाम वहाँ पर दर्ज नहीं होगा और आपके खतियान में एक ही नाम के 2 आदमी और 3 आदमी अगर आपके गांव में हैं तो वहाँ पे संशय की स्थिति बनती है। तो आप जब भी वंशावली बनाएंगे तो पेपर में जैसे नाम लिखा रहता है, जैसे रैयत का नाम एवं पिता का नाम दर्ज रहता है, वैसे ही वंशावली में ऊपर में आप रैयत का नाम और पिता का नाम वहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके नीचे उस रैयत के जितने भी वंशज होंगे, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, सभी का नाम दर्ज किया जाएगा। वंशावली जो ख़त्म होती है वो जीवित रैयत आके जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे वंशावली को आपको क्लोज कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी जीवित हैं और आप वंशावली में नीचे में अपना नाम दर्ज कर लिए। तो ऐसे केस में अगर जीवित आपके पिताजी हैं तो आपको पिताजी पे ही लाके वंशावली को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, उसके नीचे नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है तो फिर आपके माता अगर जीवित हैं तो माता का नाम नीचे लिखाएगा मसूमात करके और फिर आपके जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो वंशावली में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी रैयत को, किसी भी आदमी को गलत तरीके से स्वर्गीय नहीं दर्शाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्वे हो रहा है, चलो चालाकी दिखा लेते हैं और अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है और पिता के नाम पे हम ज़मीन रखना नहीं चाहते हैं, वंशावली में स्वर्गीय लगा दिए और नीचे में अपने सारे भाइयों और बहनों का नाम दर्ज कर दिए ताकि खतियान मेरे नाम पे दर्ज हो जाए। तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो वंशावली आप प्रस्तुत करेंगे, जो हमको उपलब्ध करवाएंगे, उस वंशावली का वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से, विभागीय स्तर से करवाते हैं, जो गाँव में आम सभा लगाकर करवाते हैं। तो अगर आपके गांव में वो नाम पढ़कर हम सुनाएंगे और पढ़ने के बाद अगर उसमें स्वर्गीय लगा होगा, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो चुकी होंगी, तो आपके ही समाज के लोग वहां पर आपत्ति तुरंत कर देंगे कि ये जो वंशावली बनाई गई है इसमें जो स्वर्गीय लगाया गया है ये गलत है, ये तो अभी जीवित हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो वैसा कंडीशन आप लोगों के साथ नहीं आए कि आपको समाज में शर्मसार होना पड़े, गलत लोगों के बहकावे में आकर गलत वंशावली नहीं बनाए। वंशावली हमेशा सही तरीके से बनाएं और वंशावली में यही तरीका जो मैंने
मैंने अभी बताया है कि पेपर में जिनका नाम है वहाँ से शुरू करें और जीवित रैयत जहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे वंशावली स्टॉप कर दें, उसके नीचे वंशावली में वंश वृक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं। सर जैसा कि आपने बताया कि अगर मेरे बाबा के नाम से ज़मीन है तो उसको हम डायरेक्ट हम अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं, मेरा पिताजी अभी जीवित है तो फिर हम अपने नाम से करवाने के लिए क्या प्रोसेस को अपनाएंगे? देखिए, ज़मीन को ट्रांसफ़र करने का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा, और वो है प्रक्रिया रजिस्ट्री। अगर आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आप फिर भी चाहते हैं कि पिताजी वृद्ध हो गए या उनके पास इतनी ज़मीन है कि जिसको जोत-आबाद करने में उनको परेशानी हो रही है, तो अपने पिताजी से आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री अगर आपके पिताजी उस ज़मीन को कर देते हैं तो उसके